भृगु जागरा पर्वत लौट चुका था और जानवी का इलाज भी शुरू हो गया था। अब तो बस उसके ठीक होकर उठने का ही इंतजार था, जिसके लिए भृगु काफी बेचैन था। लेकिन दूसरी तरफ साधु से बात करते हुए भृगु को पता चला कि झिलमिल और साधु जागरा पर्वत को छोड़कर कहीं और जाने वाले हैं। ये बात उसके लिए बहुत ही अजीब थी और भृगु को लगा कि साधु ने उसे इसके बारे में कुछ बताया भी नहीं था, बल्कि भृगु को तो ये बात झिलमिल से पता चली थी। इसलिए भृगु ने साधु से सीधे सीधे पूछा, बाबा ये झिलमिल अभी क्या कह रही थी? आप कहाँ जा रहे हो? आप जानते हैं ना कि आप मेरे लिए कितने जरूरी हैं, और अगर आप मुझे ऐसे अकेला छोड़कर चले गए तो फिर मेरा क्या होगा? साधु ने कहा, लेकिन भृगु तुम्हें अब मेरी क्या जरूरत है? अब तो तुम्हारा अपना ही एक परिवार है। पर फिर उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, अरे वैसे भी झिलमिल तो कुछ भी कहती रहती है, लेकिन तुम उसे लेकर परेशान मत हो। मैं ऐसे कहीं भी नहीं जा रहा हूँ, यही हूँ। भृगु ने सर हिलाया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि साधु उसे पूरी बात नहीं बता रहे हैं, और उसने ज्यादा कुछ पूछना सही नहीं समझा। उसी रात भृगु ऐसे ही पहाड़ के एक कोने में अकेले जाकर बैठा। रात बहुत ही सुंदर थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। भृगु वहां अकेले बैठे हुए आसमान की तरफ ही देख रहा था और उसे इस पहाड़ पर बिताया हुआ सारा समय याद आ रहा था। जागरा पर्वत से आसमान बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यहाँ कितने सारे तारे दिख रहे हैं। लवी भृगु के पास आकर बोली। वो वहीं बैठ गई और भृगु के साथ ही आसमान की ओर देखने लगी। भृगु को खामोश देखकर लवी ने पूछा, एक बार जानवी ठीक हो जाएगी तो फिर तुम्हारा क्या इरादा है? भृगु ने लवी की आंखों में देखकर कहा, मैं जानवी का बदला लूंगा। अगर उस औरत ने यह नहीं किया होता तो जानवी ऐसे जिंदगी मौत के बीच में नहीं झूल रही होती। इसलिए जानवी का बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। लवी ये सुनकर घबरा गई। उसने भृगु को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, भृगु तुम ये जितना आसान सोच रहे हो ये उतना आसान नहीं होगा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि जनरल शिवा की शक्ति बहुत ही अपार है और उन्हें हराना चाहे कुछ भी हो, लेकिन आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हमने अभी कोशिश तो की थी, लेकिन तुमने उसका अंजाम तो देख ही लिया है। उनके सामने तो हमारी शक्ति बहुत ही कम पड़ेगी। अचानक से भृगु को कुछ सूझा। वो कुछ सोचने लगा और फिर एकदम से वहां से उठकर निकल गया। वो सीधा साधु के कमरे में गया और साधु बाबा तब सो रहे थे। लेकिन भृगु ने उस बात का भी लिहाज नहीं किया और उसने एकदम से ऊंची आवाज में कहा, बाबा उठिए, मुझे कुछ बात करनी है। अचानक से आवाज सुनकर साधु आंखें मलते हुए उठकर बैठे और बोले, क्या हुआ? तुम्हारी बीवी ठीक तो है? भृगु ने कहा, आपने मुझे बचपन में मेरे दुश्मनों से बचाया था और आप मुझे यहाँ लेकर आए थे। आपको मेरे दुश्मनों के बारे में कुछ तो पता होगा। साधु को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उन्होंने भड़कते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यह कोई बात होती है जिसके लिए तुम किसी को ऐसे आधी रात में नींद से जगाओगे? पर भृगु को इन बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने कहा, मेरा पूरा परिवार एक ही रात में खत्म होकर बिखर गया था। उस रात को आपने मुझे बचाया था, वरना शायद आज मैं भी जिंदा नहीं होता। लेकिन आपने मुझे क्यों बचाया था? कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से आप वहां पहुंचे थे और फिर आप मुझे बचाने के लिए यहाँ इस पहाड़ के ऊपर लेकर आ गए थे। भृगु बहुत ही ढीठता से सवाल कर रहा था, जैसे आज वो इसका जवाब जाने बिना कहीं नहीं जाएगा। उसकी ऐसी हालत देखकर साधु ने कहा, हाँ मैंने तुम्हारी मदद की थी, क्योंकि मेरे सामने उस खून खराबे के बीच एक छोटा और मासूम बच्चा पड़ा हुआ था। मैंने तुम पर दया दिखाते हुए तुम्हें बचाकर यहाँ ले आया था। पर अगर मुझे पता होता कि तुम बड़े होकर इस तरह से मुझे ही परेशान करोगे तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। तुम्हें अपने गुरु की इज्जत करना नहीं आता है और उनकी बात सुनना और उसे मानना तो तुमने सीखा ही नहीं है। साधु काफी भड़कते हुए भृगु पर गुस्सा कर रहे थे, पर भृगु के मन में फिर भी कोई दूसरी ही बात चल रही थी। उसने अपने पास रखे उस पत्थर को निकाला और साधु को दिखाते हुए पूछा, क्या आप इस पत्थर को पहचानते हैं? याद है आपने मुझे यह दिया था जब आप मुझसे शादी के लिए लड़कियों के बारे में बात करने आए थे। पर इससे पहले कि वो पत्थर साधु को ढंग से दिखा भी पाता, साधु ने तुरंत मुंह फेर कर कहा, मतलब एक तो तुम मुझे नींद से जगाकर ये फालतू के सवाल पूछ रहे हो और अब तुम चाहते हो कि मैं किसी पत्थर को भी पहचानूं। मैं साफ कह देता हूं कि मैं ऐसे किसी भी पत्थर को नहीं पहचानता हूं। वैसे भी मैं एक बूढ़ा आदमी हूं और अब तो बुढ़ापे में मेरी आंखें भी कमजोर हो चुकी हैं और याददाश्त भी, तो फिर मैं ऐसी चीजों को कैसे याद रख सकता हूं? और फिर वो साधु दोबारा अपने बिस्तर पर लेट गए और उन्होंने भृगु से कहा, जाते हुए बत्ती बुझा देना। पर भृगु वहां से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके सवालों के जवाब अभी भी बचे हुए थे। उसे तो साधु से और भी सवालों के जवाब चाहिए थे, इसलिए उसने दोबारा साधु के करीब जाने की कोशिश की, लेकिन भृगु एक सीमा के बाद आगे बढ़ ही नहीं पाया। दरअसल साधु जब सोने गए तो उन्होंने अपने चारों ओर एक शक्तिशाली सीमा खड़ी कर दी, जिसके पार जाना भृगु के लिए मुश्किल हो रहा था। उसने काफी कोशिश की, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं पाया। भृगु कमरे से बाहर आया जहां झिलमिल खड़ी हुई थी। वो भृगु को देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे कि उसकी हालत का पता झिलमिल को पहले से ही मालूम पड़ गया हो। भृगु का लटका हुआ चेहरा देखकर उसने कहा, आखिर तुम किस वजह से इतना जिद कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब है जो तुम बाबा को सोते हुए से उठाने पहुंच गए और फिर उनसे सवाल भी कर रहे हो? उन्हें तो चिढ़ना ही था। अगर तुम मुझसे यह पहले ही पूछ लेते तो मैं तुम्हें आगाह कर देती। झिलमिल हंसने लगी, पर भृगु को हंसी नहीं आ रही थी। अचानक से भृगु ने झिलमिल से ही पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब बाबा मुझे यहाँ लेकर आए थे तब तो तुम यहाँ पहले से ही होगी, क्योंकि तुम तो मुझसे बड़ी भी हो। तो क्या तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता है या मेरे परिवार के बारे में तुम कुछ जानती हो? भृगु काफी गंभीर होकर यह सवाल पूछ रहा था, लेकिन झिलमिल को हंसी आ गई। उसने कहा, तुम इतने सालों पुरानी बात के बारे में उससे अभी पूछ रहे हो? भला मुझे वो सब कैसे याद होगा? अगर तुम छोटे थे तो मैं भी इतनी कोई बड़ी नहीं थी। तुम भी ना, आखिर तुम्हें आज क्या हो गया है? लेकिन तभी बात करते हुए झिलमिल की नजर
भृगु के हाथ में पकड़े हुए उस पत्थर पर पड़ी और उसकी उत्सुकता जाग गई। झिलमिल उस पत्थर को ध्यान से देखने लगी और उसने पूछा, यह पत्थर कैसा है और ये तुम्हारे पास क्यों है? ये तो बहुत ही खास पत्थर लग रहा है और इसकी शक्ति भी काफी तेज लग रही है, पर मैंने ऐसा पत्थर आज से पहले कभी नहीं देखा है। भृगु ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये मेरी माँ का था और अब मेरे पास है। ये सुनते ही झिलमिल की उत्सुकता एकदम से कम हो गई। उसने कहा, अच्छा, तो ये खानदानी पत्थर है, फिर तो मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर ये खानदानी नहीं होता तो शायद झिलमिल भृगु से वो पत्थर मांग लेती या किसी और चीज से उसका सौदा कर लेती, लेकिन खानदानी चीजें लोग आसानी से छोड़ते नहीं हैं और झिलमिल ये जानती थी। अगले 3 दिन के बाद आखिर जानवी को होश आ ही गया। भृगु ठीक उसके सामने बैठा ही हुआ था ताकि जानवी को उठते ही वो सबसे पहले देखे। जानवी ने आंखें तो खोली लेकिन वो लेटी ही रही। उसके शरीर में ताकत की अभी भी कमी थी और शरीर में थोड़ा दर्द भी था। उसके आंखें खोलते ही भृगु ने कहा, जानवी, तुम आखिर उठी गई। पता है, मैं कब से तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा था। वैसे तुम्हें कैसा लग रहा है? भृगु को अभी भी जानवी की चिंता थी, पर जानवी ने कहा, मैं एकदम ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? और तुम जो हमेशा मेरे पास ऐसे रहते हो तो फिर मुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। भृगु ने जानवी का माथा चूमते हुए कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ तो मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगा, पर मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ कि तुम्हें ऐसे देखकर मुझे कितनी राहत महसूस हो रही है। इस बार तो तुमने मुझे डरा ही दिया था। हाय, कितना प्यार उमड़ रहा है और तुम दोनों साथ में कितने प्यारे दिखते हो। झिलमिल ये कहते हुए वहां जानवी के पास आकर खड़ी हुई। वो जानवी को देखकर मुस्कुरा रही थी। तब भृगु ने कहा, मैं तुम्हें झिलमिल से मिलवाता हूँ। ये भी मेरे साथ बचपन में पली बड़ी है और हम दोनों एक दूसरे को तब से जानते हैं। वैसे इस बार तुम्हारी जान बचाने में झिलमिल ने मेरी काफी मदद की है। यह सुनकर जानवी ने झिलमिल से कहा, आपने मेरे लिए जो भी किया है उसके लिए शुक्रिया। झिलमिल ने भी हंसते हुए कहा, अरे मुझे शुक्रिया मत कहो, क्योंकि तुम्हारे इस पति के सामने तो वो सब कुछ भी नहीं है। तुम बहुत किस्मत वाली हो क्योंकि तुमने बहुत ही अच्छा पति पाया है। ये तो तुम्हारे लिए अपनी जान पर खेलने वाला था। जानवी ने भौहें चढ़ाकर भृगु को देखा और पूछा, क्या ये सच कह रही है? भृगु ने प्यार से कहा, अगर तुम्हारी जान खतरे में होगी तो फिर मैं खामोश कैसे बैठ सकता हूँ जानवी। लेकिन अब सब कुछ हो गया है तो तुम बस जल्दी से ठीक हो, क्योंकि हमें वापस जाना है। मुझे अर्श दल को लेकर एक चिंता महसूस हो रही है, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तभी झिलमिल ने कहा, वाह, एक तो तुम इतने सालों बाद यहाँ आए हो और फिर से जाने की बातें कर रहे हो। यहाँ सब कुछ कितना अच्छा है, तो फिर जाने की इतनी जल्दी क्या है? और वैसे भी अगर तुम लोग अभी चले गए तो फिर पता नहीं दोबारा कब मुलाकात होगी। झिलमिल थोड़ी भावुक हो गई, जिसे समझते हुए भृगु ने कहा, अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अभी मैं आया हूँ, कभी तुम मेरे पास आ जाना, और मैं तो दोबारा भी यहाँ आ जाऊंगा, तो मुलाकात क्यों नहीं होगी? झिलमिल ने हंसकर कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं तो बस ऐसे ही कहने वाली बात कह रही थी। तुम्हें उसे इतनी गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें बहुत सी चीजों की कोई समझ नहीं है भृगु। मैं और तुम काफी अलग हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिन्हें बदला लेने में मजा आता है। मेरा मकसद कुछ और ही है। भृगु ने उत्सुक होकर पूछा, तो क्या है तुम्हारा मकसद? अचानक से झिलमिल अपने ख्यालों से बाहर आई और बोली, बस बस बहुत हुआ, तुम तो बातों में उलझाने लगे। मैंने बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन अब बस हुआ। वैसे भी तुम्हें जाना है तो तुम अपने रास्ते निकलो, और तुम लोगों के जाते ही मैं भी अपने रास्ते निकलूंगी। झिलमिल एकदम से वहां से चली गई और भृगु बेबस खड़ा रह गया। उसके सवाल तो बहुत थे, लेकिन वो देख सकता था कि कोई उसे ठीक से जवाब देना नहीं चाहता है। उस दिन शाम में भृगु, जानवी और लवी वहां से निकल गए। उन्हें जाते हुए देखकर झिलमिल ने साधु बाबा से पूछा, बाबा, क्या हमें जाना ही पड़ेगा? साधु ने कहा, मेरा समय पूरा हो चुका है और मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, और तुमने भी एक दर्जा हासिल कर लिया है, इसलिए अब तुम्हारा भी यहाँ रुकना सही नहीं होगा। झिलमिल ने कहा, लेकिन भृगु का क्या? आप जानते हैं कि एक हम ही हैं जो हमेशा उसका साथ देंगे। साधु ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, वो लड़का एक अलग ही किस्मत लेकर आया है और कोई भी चीज उससे उसकी किस्मत नहीं छीन सकती है। झिलमिल और साधु वहीं खड़े रहे, लेकिन वहीं नीचे उतरते हुए लवी ने कहा, पता नहीं दोबारा कब मैं इस जागरा पर्वत पर आऊंगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस पहाड़ में कुछ तो अलग बात है। भृगु ने भी कहा, सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि मुझे भी ऐसा लगता है कि ये बहुत ही खास पहाड़ है और मेरे वो गुरु भी बहुत ही खास इंसान है। लेकिन अफसोस है कि यहाँ रहने के बाद भी मैं इस जगह की सच्चाई को ठीक से जान नहीं पाया हूँ। आखिर ऐसी क्या चीज है जो इस पर्वत को इतना खास बनाती है? यह सुनकर जानवी ने भी हैरान होकर पूछा, भृगु, तुम्हें भी कभी इस जगह की खासियत का एहसास नहीं हुआ? भृगु ने बस अफसोस करते हुए सर हिलाया। पिछले दिनों में उसने यहाँ एक अलग सी बात महसूस की थी, पर वो क्या है, ये भृगु के लिए एक रहस्य है। क्या भृगु जागरा पर्वत की सच्चाई के बारे में जान पाएगा? जानने के लिए सुनिए मसीहा डॉक्टर का अगला एपिसोड।